हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड बंदरों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की 15वीं वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड बंदरों के लिए विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है रतन जोत। रतन जोत को ही क्या बोलते हैं? जेट्रोफा। तो जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है रतन जोत का। ओके, आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जटिल ऊतक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि टिश्यू एक बार फिर देख लेते हैं। टिश्यू देखिए, प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लाइफ भर अपना सेल डिवीजन करते रहते हैं, और एक होता है परमानेंट टिश्यू जो सेल डिवीजन करने की क्षमता खो देते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैं बता चुका हूँ, एपिकल, लेटरल, इंटरकलरी। परमानेंट में बताया था एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, और यहीं से पूछा जा रहा है कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। एक तो जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, और सिंपल भी मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया था, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये सब हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया। ठीक है, देखते हैं आंसर है। आंसर में जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और सी। ए और सी किस में? आंसर नंबर 3 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए एंड सी। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट रिलेटेड टू थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है इनमें से, तो आपको याद होना चाहिए थैलोफाइटा के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। देखिए, प्लांट किंगडम मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, एक तो क्रिप्टोगैमी होते हैं और एक होता है फिनोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम, तो इसमें बताया था मैंने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा के एग्जाम्पल देखें। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी से फोटो लिए मैंने, एनसीईआरटी में प्रॉपर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सभी प्लांट्स के। देखिए, अगर थैलोफाइटा की बात करें, थैलोफाइटा की क्या है? यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लैडोफोरा हो गया, आल्वा हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, कारा हो गया। ठीक है, यूलोथ्रिक्स याद करना है आपको, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, क्लैडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगोरा, कायरा। ठीक है, ये सब है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या था। ऑप्शन में देखें, क्लैडोफोरा है, ठीक है, संबंधित नहीं है। ओके, संबंधित नहीं पूछ रहा था। कारा है, एग्जाम्पल है। ठीक है, स्पाइरोगायरा भी था, लेकिन जो ये है रिक्सिया। ठीक है, रिक्सिया जो है, रिक्सिया किसका होता है? ब्रायोफाइटा का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रिक्सिया किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा का। ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया फिर? रिक्सिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या एक समूह में डैश और एक आवर्त में डैश है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या होता है? आपको याद हो गया होगा अब तक। तो जो ग्रुप में हम जाते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है, तो जब हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है, ऐसे में बढ़ रहा है। और अगर हम आवर्त में बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा, और राइट टू लेफ्ट आएंगे तब ये बढ़ेगा। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, जो मेन बात होती है राइट टू लेफ्ट की होती है, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा? ये घटेगा। और ग्रुप में क्या होता है? ऊपर से नीचे आएंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं अपना। परंतु समूह में क्या होता है? ऊपर से नीचे आएंगे तो ये बढ़ती है। ठीक है, ऊपर से नीचे तो बढ़ती है, और आवर्त में क्या होता है? इधर से जाएंगे तो घटती है। तो बढ़ती है और घटती जिसमें होगा वो सही है। तो पहले बढ़ती है, इधर से समूह में तो बढ़ती है और फिर घटती है। तो ये हो गया हमारा आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई चिकित्सक 1 मिनट में 80 धड़कनें गिनता है तो धड़कनों की आवृत्ति क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 मिनट में 80 बीट्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशंस हो रही है, जितनी भी कंपन हो रही है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1 सेकंड, यहाँ 1 सेकंड की जगह उसने दे रखा है कि 1 मिनट, तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड में, 60 सेकंड में 80 है, तो एक सेकंड में निकालते हैं, एक में होगा 80/60। इसको काट लेते हैं। ठीक है, 3 और 4, इसको आगे काटेंगे तो ये होते हैं 1.33। तो ये आ गया हमारा आंसर 1.33। ठीक है, 1.33 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में इतनी बार वो करेगा, क्या वाइब्रेशन करेगा, या फिर इतनी बीट होगा 1 सेकंड में। तो यही होती है फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशन हो, जितनी भी बीट हो, उसी को बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में इतना हो रहा है, तो हमारा आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के एक हिस्से का गुरुत्वाकर्षण के प्रेरित दिशा में बढ़ने को क्या कहा जाता है? ठीक है, द पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन द ग्रेविटेशनल डायरेक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, प्लांट में वृद्धि के प्रकार देखें तो फोटोट्रोपिज्म होते हैं, यानी कि प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश की तरफ बेंड होना उनका। प्रकाश जिधर इधर लाइट आ रही तो इधर की तरफ बेंड होना, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, अगर जियोट्रोपिज्म यानी कि जो गुरुत्व की तरफ उगाया, लिटा दिया बोतल को, तो ये ऐसे में होगा। ठीक है, ऊपर की साइड होगा। ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है?
ये हो रहा है गुरुत्व के कारण, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर ये लाइट के थ्रू होता है तो इसे बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। तो समझ गए। अब अगर ग्रेविटी के टूवर्ड हो रहा है, ग्रेविटी से इफेक्ट हो रहा है, तो क्या बनेंगे उसे जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। लाइट से हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म, और केमिकल से हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसे कैमियोट्रॉपिज्म, ठीक है। कैमियोट्रॉपिज्म हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते दोबारा। पौधे के किसी तो गुरुत्वाकर्षण प्रेरित दिशा में, तो इसको क्या बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब जियोट्रॉपिज्म है नहीं यहाँ पे, इसकी जगह क्या है ग्रेविट्रोपिज्म है। ग्रेविट्रोपिज्म पे टिक मार देंगे, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म हो नहीं सकता, कैमियोट्रोपिज्म हो नहीं सकता। हाइड्रो में क्या होगा, पानी की तरफ होगा, पानी की तरफ हाइड्रो वाले में। तो हमारा आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं। आगे कि एक कार जब किनारे से गिरती है और 0.6 सेकंड में भूमि पर गिरती है, ठीक है, तो भूमि पर गिरते समय कार की गति क्या होगी। तो आपको याद होगा जब मैंने बोला था ये कोई भी चीज़ हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो v0 लेना है उस टाइम, और कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उस टाइम u0 लेना है आपको। तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें निकालना है v, ठीक है, जब भूमि पे गिरेगी यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, वही निकालना है। तो आपको पता है पहला इक्वेशन लगा दे v = u + at, ये लगा देते हैं, ठीक है। u क्या हो गया, इसमें 0 हो गया। a दे रखा है, a कितना है 10 लेना है हमें, ठीक है 10, और t हमें मिल रखा है 0.6। जब इसकी इंटू करेंगे तो आएगा 6 सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर 6 मीटर पर सेकंड। सर देखेंगे तो आंसर आपको सब सेम दिख रहा होगा। अब जल्दीबाजी में आप किसी पे भी टिक मार दोगे और गलत हो जाएगा। 6 मीटर पर सेकंड बोला मैंने, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं 6 मीटर पर सेकंड, ये सेकंड ऊपर चलता है यानी ऐसे लिखेंगे। ये वाला देखिए किसमें, ये है ऑप्शन नंबर सी में है सिर्फ, ठीक है। इसमें मीटर स्क्वायर है, इसमें मीटर सेकंड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल्टोएज, फॉर्मूला इसका होता है MgOH का होल्टोएज, और pH इसका होता है 10.5, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तब यूज़ किया जाता है एज ए एंटासिड, ठीक है। तो आपको एंटासिड तो दिख ही नहीं रहा होगा ऑप्शन में, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होता है लग्जाटिव, ठीक है। लग्जाटिव होता है, लग्जाटिव का मतलब ये होता है जैसे पेट की जितनी बीमारी, पेट में दर्द होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं लग्जाटिव, ठीक है। तो मेडिकल लैंग्वेज में लग्जाटिव बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के मिश्रण यौगिक तत्व की समृद्धि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जब नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऐसा कंपाउंड जब जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस आपको पता है ये क्या है, इसमें उर्वरक यानी फर्टिलाइजर में बहुत उपयोग किया जाता है NPK को, ठीक है। तो जब ये बढ़ जाएंगे तो क्या होता है, जैसे तालाब वाला में ये बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो एल्गी होते हैं ना, एल्गी वो बढ़ने लग जाते हैं, तो बहुत सारे एल्गी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब एल्गी बहुत सारे बढ़ जाते हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, एक्सेस ग्रो ऑफ एल्गी हो जाता है, एल्गी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यूट्रोफिकेशन जलीय जीव के लिए बहुत बेकार होता है। क्यों, क्योंकि जो यूट्रोफिकेशन हुआ उससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एल्गी बन गए, तालाब में बहुत ज़्यादा एल्गी बन गए, बहुत ज़्यादा कवक बन गए। अब ये कवक क्या करेंगे, जितने भी मिनरल्स हुए तालाब में, ऑक्सीजन हो गया, मिनरल्स, ये सब खा जाएंगे। अब तो जो जलीय जीव हो गए, जलीय प्लांट हो गए, उनके लिए कुछ बचता ही नहीं। तो यूट्रोफिकेशन एक बेकार चीज़ होती है प्लांट, जलीय प्लांट्स के लिए, ठीक है, जलीय प्लांट, जलीय जीव के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूखे फल जैसे किशमिश जब पानी में भिगोए जाते हैं तो उभरते हैं और पानी से भर जाते हैं। इस दैनिक जीवन की घटना की व्याख्या करने वाला वैज्ञानिक कारण क्या है, ठीक है। जब किशमिश, जो सूखा हुआ किशमिश होता है, उसे पानी में डालते हैं तो फूल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए आपको समझा देता हूँ अच्छे से। NCERT का है ये। NCERT में RBC के रूप में दे रखा है, ठीक है। RBC ब्लड सेल का जो हम दबाते हैं, ठीक है। तो उसमें दे रखा है कि 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ तीनों अच्छे से। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो पानी होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा यानी विलायक ज़्यादा होगा, यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा। सॉल्यूट यानी जो घोलेंगे उसमें वो कम होगा, और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा यानी कि पानी ज़्यादा होगा। आपको याद रखना है कि पानी ज़्यादा होता है, हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, पानी ज़्यादा होगा। और हाइपरटोनिक में क्या होगा, इसमें पानी कम होगा। हाइपरटोनिक में पानी कम होगा, पानी का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक। और आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक वो होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी बराबर होंगे,
विलेय और विलायक दोनों बराबर होगा, जितना ही सॉल्यूट होगा उतना ही सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए। अब देखिए ये एनसीईआरटी का ही है कि जब हम क्या करते हैं आरबीसी को किस में डालते हैं, हाइपोटोनिक में डालते हैं। पहले हाइपोटोनिक में डाल के देखते हैं क्या होता है। हाइपोटोनिक यानी जिसमें पानी ज़्यादा है। जब हाइपोटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा, पानी ज़्यादा है तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। तो इसके अंदर जैसे हमने किशमिश ही ले लिया, चलिए किशमिश ले लिया, सूखी हुई किशमिश, इसको डालेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा, इसके अंदर पानी भरने लग जाएगा और ये फूल जाएगा, ये फूल जाएगा, ये फूल जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, टर्जिडिटी। जब ये फूल जाएगा इसको बोलते हैं टर्जिडिटी। ओके, अब इसका उल्टा कि जब ये फूला हुआ है किशमिश, ठीक है, एक किशमिश फूला हुआ है, इसको हमने हाइपरटोनिक में डाल दिया। हाइपरटोनिक यानी जिसमें पानी कम है, तो क्या होगा, इस किशमिश से पानी बाहर आ जाएगा, इस किशमिश से पानी बाहर आ जाएगा और ये फिर से सिकुड़ जाएगा, फिर से सिकुड़ जाएगा। और ये जो सिकुड़ा हुआ है इस स्थिति को क्या बोलते हैं, फ्लैसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैसिड। ठीक है, तो ये होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा था कि जब हम सूखे हुए किशमिश को डालते हैं पानी में तो फूल जाता है, ऐसा किस वजह से होता है, तो इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, यानी अंदर की तरफ पानी जा रहा है तो एंडोऑस्मोसिस, और जब बाहर की तरफ पानी आता है तो इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस तो है नहीं, सिर्फ ऑस्मोसिस है, तो ऑस्मोसिस के साथ जा सकते हैं हम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक चीज़ और होता है इसमें, एक होता है प्लाज्मोलाइसिस और एक होता है डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये दोनों समझ लेते हैं कि जब हमने सेल को या आरबीसी को हमने कहाँ डाला था, हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक में डाला था यानी जिसमें क्या था, पानी कम था, तब क्या हो गया, तो सिकुड़ गया था, सिकुड़ गया था। ठीक है, यानी फ्लैसिड हो गया था, वो सिकुड़ जाएगा। एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया होगी यानी पानी उसका बाहर आ जाएगा और वो सिकुड़ जाएगा। ठीक, अब यदि हम इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे इसको, और इस प्रोसेस को क्या बोला था, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जो ये सिकुड़ने की प्रोसेस है, पानी बाहर निकलने की प्रोसेस, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब हमको इस किशमिश को दोबारा उसी शेप में लाना है, पहले वाले शेप में। ठीक है, नॉर्मल शेप में। तो इसको हम किस में डाल देंगे, हाइपोटोनिक में, जिसमें पानी ज़्यादा होता है। तो ये दोबारा फूलने लगेगा, दोबारा फूल जाएगा और टर्जिट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एल्कलाइन। ठीक है, इनमें से कौन क्षारीय नहीं है। ठीक है, तो क्षारीय आपको पता होना चाहिए। जो पहला ग्रुप है उसको बोलते हैं क्षारीय, एल्कलाइन मेटल। दूसरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, अर्थ एल्कलाइन मेटल। ठीक है, यानी क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, देखिए पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ आपको मैं। पीरियोडिक टेबल ये है, पहले वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन, दूसरे को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। पहला पता होना चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए, 17वां क्या बोलते हैं, हैलोजन, 18वें क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। ठीक है, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहले में क्या है, ये पहला तो आपको याद ही होगा, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। नहीं पता है तो आपको याद करना पड़ेगा, यानी पहला ग्रुप तो आपको याद करना ही पड़ेगा। पहला ग्रुप हो गया और पहला पीरियड होगा, इसे पहला नहीं दूसरा पीरियड याद करना पड़ेगा। पहले में तो दो ही है सिर्फ, दूसरा पीरियड आपको याद करना पड़ेगा। ये इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। तो कौन है एल्कलाइन मेटल नहीं है, इनमें से कौन सा एल्कलाइन है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, लेकिन सल्फर नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सच क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, इसमें से क्या है, देख लेते पढ़ लेते हैं कि इमेज फॉर्म एट रेटिना इज इन्वर्टेड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो रेटिना पे इमेज बनती है वो उल्टी होती है। ठीक है, रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो पहला है कि इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इमेज फॉर्म एट रेटिना इज ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल, नहीं। इमेज फॉर्म और रेटिना इज सिमिलर टू ऑब्जेक्ट ओरिजिनल, ओरिजिनल साइज का कैसा बन जाएगा। ठीक है, इतनी छोटी इमेज बनती है हमारे रेटिना पे, वस्तु इतनी बड़ी वस्तु देखते हैं उसकी इमेज कितनी छोटी सी बनती है रेटिना पे, ये भी गलत। इमेज फॉर्म एट रेटिना इज स्मॉल। ठीक है, तो इन सब में से देखें तो इन सब में सबसे जो उचित लग रहा है वो यही है कि इमेज फॉर्म एट रेटिना इज इन्वर्टेड, उल्टा होता है। तो हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्वेट ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होता है, तो स्वेट ग्लैंड यानी पसीना जिससे निकलता है, वो कहाँ से निकलता है पसीना, त्वचा से, यानी स्किन के नीचे होती है स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है। ठीक है, देखिए माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो माइकोलॉजी तो हो गया आपका फंजाई का। ठीक है, माइकोलॉजी होता है फंजाई का। और फाइकोलॉजी पूछता, फाइकोलॉजी होता है एल्गी का, एल्गी का होता है। और अगर साइटोलॉजी पूछता, साइटोलॉजी तो पता ही होगा आपको, सेल का होता है,
साइटोलॉजी होता है सेल का, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन बॉडी पैनक्रिया इज अ पार्ट ऑफ, पैनक्रिया किसका पार्ट होता है? ये मूत्र प्रणाली का, श्वसन का होता है, पाचन का होता है, तंत्रिका तंत्र का होता है। तो आपको पता है कि जो पैनक्रिया होती है, पैनक्रिया से क्या निकलती है? पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। और जो कहाँ पे यूज़ होता है? डाइजेशन में यूज़ होता है, तो पाचन तंत्र में इसका उपयोग होता है। ठीक है, और पैनक्रिया क्या है? ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ठीक है, अगर एंडोक्राइन की बात करें तो 4 हार्मोन्स निकलते हैं इससे। एंडोक्राइन की बात करें तो 4 हार्मोन, और एक्सोक्राइन की बात करें तो एक एंजाइम निकलता है इससे। कौन सा? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता है वो एंजाइम होते हैं, उसमें 3 एंजाइम होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। ठीक है, तो एक्सोक्राइन पार्ट से तो इसका पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, और एंडोक्राइन पार्ट से इसके 4 हार्मोन्स निकल रहे हैं। ठीक है, ओके। और अगर बात करें जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब इनके काम क्या होते हैं? एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कौन तोड़ता है? ट्रिप्सिन। यहाँ पे प्रोटीन पेप्टोन्स बन के आ गए होते हैं। अब पेप्टोन्स का किस में टूट जाता है? पेप्टाइड्स में। और जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि जो वाटर की डेंसिटी है सबसे ज़्यादा होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। पर कितनी होती है ये आपको पता है? देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर ऑप्शन में तो केजी पर मीटर क्यूब में पूछ रखा है, तो चेंज कर लेते हैं 1 ग्राम को। देखिए ग्राम को केजी में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया, ये था ना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर को करना है, क्यूब है ये ऊपर से, उसको करना है मीटर में। तो देखिए 1 सेंटीमीटर है, एक बार 3 बार करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार क्यों किया? क्योंकि क्यूब था। और सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको पलटेंगे, देखिए इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 1/1000 इंटू 3 टाइम्स 100, 3 टाइम्स 100/1। ठीक है, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गए, ऊपर क्या बचेगा? 1000, ऊपर बचेगा 1000, और ये बन गया आपका केजी मीटर क्यूब में। ठीक है, 1000 है नहीं, यानी 10⁻³ बोल सकते हैं, 10⁻³ केजी मीटर क्यूब। तो आ गया हमारा आंसर 10⁻³ केजी मीटर क्यूब। ठीक है, तो 10⁻³ केजी मीटर क्यूब में आ गया हमारा आंसर, ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पानी और खनिज का परिवहन डैश द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है पौधे में पानी का ट्रांसपोर्टेशन? पता है, ज से जल, ज से जाइलम। ठीक है, अब फ से फूड, फ से फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? फूड को करता है, और जाइलम किसको करता है? जल को करता है और मिनरल्स को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 10 वोल्ट की बैटरी 220 ओम्स के प्रतिरोध के माध्यम से 20,000 कूलाम का आवेश वहन करती है। 10 सेकंड में किया गया कार्य बताइए। ठीक है, 10 सेकंड में किया गया कार्य, इसमें जितने सारे डेटा है ना कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। क्या आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। हमें W निकालना है, यहाँ से इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू QV। Q पता है हमें, तो 20,000 दे रखा है, और V भी हमें पता है, V कितना है? 10 वोल्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁵ जूल, ये आ गया आंसर। ठीक है, 2 इंटू 10⁵ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम कमजोर ध्वनि को जोर से ध्वनि में बदल देते हैं, जोर वाली ध्वनि में बदलते हैं, तो हम इसकी क्या चेंज करते हैं? ठीक है, आपको पता है कि ध्वनि की जो वो होती है लाउडनेस, ध्वनि की जो लाउडनेस, आपको पता होना चाहिए ध्वनि की लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। ध्वनि का लाउडनेस किस पे? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। और देखते हैं आगे, एक होता है पिच। ध्वनि की पिच किस पे डिपेंड करती है? पिच करती है फ्रीक्वेंसी पे, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो पिच बढ़ेगी। ठीक है, और एक होता है क्वालिटी। क्वालिटी, ठीक है, जब सेम पिच हो और सेम लाउडनेस हो, तो इन दोनों का डिफरेंस करने के लिए, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि सेम पिच और सेम लाउडनेस वाली 2 ध्वनि के बीच अंतर हम क्वालिटी के द्वारा कर सकते हैं, क्वालिटी। तब यहाँ पे आएगा क्वालिटी। ओके, तो क्वालिटी, पिच और लाउडनेस, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, लाउडनेस किस पे करता है? एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, और पिच किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। और अगर दोनों सेम है, यानी ऐसी 2 ध्वनि है जिनमें ये दोनों सेम है, तो उनमें अगर डिफरेंस करना होगा तो हम क्वालिटी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा आप में, ठीक है। तो इसमें मैचिंग करना है, देखो कैसे मैच करना होता है, मतलब आपको अगर एक आंसर भी आता है तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ये है, आपको एलपीजी का पता होगा, एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, तो पहले इसको मिला लीजिए जिसका पता है। तो अब देखिए जो सी का है ना दूसरा आंसर होना चाहिए, सी का दूसरा आंसर हमें बस यहाँ दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है, तो इन दोनों को काट दीजिए, ठीक है। अब या तो आंसर बी या फिर डी पे होगा। अब इनमें से एक भी आता होगा हमें, इनमें से अगर किसी और का पता चल जाए, जैसे सीएनजी, कोल गैस, वाटर गैस का पता चल जाए तो हो जाएगा आंसर। अब वाटर गैस का पता होना चाहिए कि वाटर गैस किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, तो फोर्थ हो गया फर्स्ट, तो आंसर हो गया हमारा बी, यहाँ पे देख लेंगे हम, आंसर हो गया बी, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एलपीजी होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, सीएनजी होता है ब्यूटेन और इथेन का, ठीक है। कोल गैस में क्या होता है, कोल गैस में होता है हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है कोल गैस में। और वाटर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी तरंग की गति 380 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी फ्रीक्वेंसी 1900 हर्ट्ज है तो तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला आपको बहुत बार बता दिया, v इजगल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। v इजगल टू न्यू लैम्डा बहुत बार बता दिया, अब तक तो याद होना चाहिए। जहाँ पे v क्या होता है, इसकी स्पीड होती है, लैम्डा लैम्डा तरंग दैर्घ्य हो गया यानी वेवलेंथ, और न्यू क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं, v हमें दे रखा 380, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है हमें, सबकी यूनिट, ठीक है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं। लैम्डा लैम्डा निकालना है, इसको यहाँ नीचे बच देंगे तो ये आ जाएगा इतना, इसको काटेंगे 19 दूना 38 और 2 से इधर करेंगे तो 0.2, तो 0.2 मीटर आ गया इसका आंसर, 0.2 इसके वेवलेंथ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक ग्राफ दे रखा है, इसमें 4 कार है, ए बी सी डी, ये दे रखा है, उनकी ग्राफ दे रखा है और इनमें से बताना है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ऐसे मान ले, ऐसे इधर भी नंबर देता हूँ 1 2 3 4 ऐसे दे दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इनकी स्पीड निकालूँ, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कार बी की स्पीड निकालूँ, कार बी की स्पीड निकालूँ तो ये होगा इसका, ठीक है। देखिए ये एक तो डिस्टेंस कितना 1 चल रहा है और कितने में 4 में चल रहा है, 4 में, ओके, तो 1/4 हो गया, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम कर दिया, इसको काटा तो कितने 0.25 आ गया इसका, ठीक है। अभी और देखते हैं, अब बी का निकालते हैं, बी का ग्राफ ये है, ठीक है, यहाँ पे था 4 सेकंड, यहाँ पे था 3 सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक, तो ये 2/3 हो गया, 2/3 यानी डिस्टेंस बाय टाइम 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.67 आ गया, ठीक है, 67 आ गया, ओके, यानी कि ए बी से ज़्यादा है, ओके। और देखते हैं सी का निकालेंगे, सी का यहाँ से गति कितना जाएगा वो 3 और टाइम कितना लेगा, टाइम लेगा ये 2, ठीक है, टाइम लेगा 2 टाइम लेगा, तो हो गया ये कितने बार में जाएगा 1.5 इसकी चाल हो गई, ठीक है। अब देखते हैं डी का ग्राफ, अगर ये देखें तो यहाँ पर अगर 1 मान लूँ और ये 4 हो गया तो 4/1 यानी 4, इसकी चाल कितनी होगी 4, तो सबसे तेज़ कौन है इसमें, डी है, उससे फिर उसके बाद सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है, ठीक है, यानी जो इधर है जिसका ग्राफ सबसे नीचे है वो सबसे धीरे चल रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में, कार ए डी से तेज है, कार ए डी से तेज है, नहीं गलत है, ये गलत हो गया। कार बी सबसे धीमी है, कार बी सबसे धीमी है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला देख, कार डी कार सी से तेज है, कार डी कार सी से तेज है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। और कार सी सबसे धीमी, कार सी सबसे धीमी नहीं है, तो हमारा बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। कार डी देखिए सी से तेज है, बिल्कुल तेज है, और सबसे धीमी कौन है, बी है, तो ये दोनों सही हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला है, फिर से मैच करना है, तो फिर से वही करते हैं, जितना आता होगा सबसे पहले वो करते हैं। जैसे अगर जिप्सम की बात करें, जिप्सम का तो पता ही होगा आपको क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, और अगर पीओपी पूछता तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, तो कैल्शियम सल्फेट तो हो गया जिप्सम का, यानी बी का तो हो गया सेकंड। अब देख लेते हैं बी में सेकंड किस में, बस एक में, देखिए अब ऐसे ही में हो गया, यही क्वेश्चन हमारा, ये आंसर सही हो गया, ये आंसर सही हो गया, और देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। जिप्सम का तो हो गया कैल्शियम सल्फेट, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, CaO
Cl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, तो इसमें देखते हैं, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर का फर्स्ट, यानी एक का तो एक ही हो गया। और मार्बल का तो पता ही है आपको, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मार्बल का भी ये होता है, चौक का भी यही होता है, खड़िया, ये सब इसका सबका फॉर्मूला ये होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाला कार चालक ब्रेक लगाता है और वह कार 20 सेकंड में रुक जाती है, तो मंदक क्या, मंदक यानी रिटार्डेशन क्या होगा? देखिए लगाते हैं, कार रुक जाती है यानी कि फाइनल वेलोसिटी v=0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं रिटार्डेशन, तो हम पहला समीकरण लगाते हैं, v=u + at, ये लगाते हैं। इसमें v तो हो गया 0, ठीक है, तो 0 u + at, a तो निकालना है हमें रिटार्डेशन, ठीक है। t कितना हो गया 20 सेकेंड, ठीक है, और u हमें दे रखा है 10, ठीक है। तो इसको उधर ले जाएंगे, तो -10 = कितना होगा 20a, इसको काटेंगे तो आएगा 0.5, माइनस में आएगा। और माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन क्या होता है? उल्टी साइड में लगता है, ठीक है, रिटार्डेशन उसी को बोलते हैं, मंदक। उल्टी साइड में जो लगता है त्वरण, उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग वाला है, ठीक है, फिर से वैसे ही करेंगे, जितना आता है वही मैच करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा जर्मन सिल्वर तो पता है एक अलॉय होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं फोर्थ का क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। फोर्थ का सेकंड तीनों में ही है, चलिए ठीक है, कोई नहीं। बोरिक एसिड पता होगा, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था बोरिक एसिड क्या होता है। बोरिक एसिड आई वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, बोरिक एसिड का, ठीक है। तो एक क्या होता है, एक प्रकार का ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एक प्रकार का ये एंटीसेप्टिक होता है। तो सी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो सी का फर्स्ट देखिए किसमें, इसमें ए में है और डी में है। अब बाकी काट दीजिए। सोडियम का तो पता है, इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं, ठीक है। मॉर्फिन का उपयोग किस में किया जाता है, मॉर्फिन होता है एनाल्जेसिक। तो हम मिला लेते हैं, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर क्या अलॉय है, यानी फोर्थ का तो हो गया सेकंड। बोरिक एसिड क्या है, एंटीसेप्टिक है, ठीक है। सोडियम को क्या रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। और मॉर्फिन क्या हो गया, एक एनाल्जेसिक हो गया। तो फर्स्ट का 3 ये हो गया ऑप्शन नंबर डी में, फर्स्ट का 3, ठीक है, और सेकंड का हो गया 4th, ठीक है, और थर्ड का हो गया फर्स्ट, और फोर्थ का हो गया सेकंड। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। जय हिंद।